हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका पार्ट 65 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले इस सीरीज़ के 64 पार्ट्स हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वीडियोज़ में प्रोवाइड कराए गए हैं। जिन लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस पटवारी लेखपाल बंदी रक्षक एलडीसी एंड अदर वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज की इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.4 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, तीलू रौतेली की हत्या किस कत्यूर सैनिक ने की थी। देखिए, तीलू रौतेली जो है इनकी हत्या कत्यूरी सैनिक रामू रजवार ने की थी। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तीलू रौतेली जो है इनकी हत्या नयार नदी के, ध्यान दीजिएगा, नयार नदी के तट पर की गई थी और तब ये 22 वर्ष की थी। मात्र 22 वर्ष की आयु में तीलू रौतेली की हत्या कत्यूरी सैनिक रामू रजवार द्वारा नयार नदी के तट पर की गई। देखिए, तीलू रौतेली को गढ़वाल का लक्ष्मी बाई भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि बताइए गढ़वाल की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तीलू रौतेली को कहा जाता है। और तीलू रौतेली के जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ? पौड़ी गढ़वाल के, पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में इनका जन्म हुआ और इनका पूरा नाम क्या था? तिलोत्तमा देवी। तिलोत्तमा देवी इनका पूरा नाम था। गढ़वाल में 8 अगस्त को तीलू रौतेली की जयंती मनाई जाती है। और देखिए, तीलू रौतेली की सहेली का नाम पूछ लिया जाता है आयोग के द्वारा। सहेली का नाम बताइए या इनके घोड़ी का नाम बताइए। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। तीलू रौतेली की सहेली कौन कौन सी थी? बेलू और देवली थी। बेलू व देवली जो हैं ये तीलू रौतेली की सहेली थी, जबकि तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था? बिंदुली। तीलू रौतेली के समय कत्यूरी राजा कौन थे? देखिए, तीलू रौतेली के समय कत्यूरी राजा थे धाम शाही। तो धाम शाही ने गढ़वाल पर आक्रमण किया तीलू रौतेली के समय और 15 वर्ष की आयु में तीलू रौतेली जो है ये 15 वर्ष की आयु में रणभूमि में कूदने वाली गढ़वाल की वीरांगना थी। तीलू रौतेली बेल्लू भीलण भौण, ध्यान दीजिएगा, बेल्लू भीलण भौण इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीलू रौतेली जो है ये बेल्लू भीलण भौण के युद्ध में शहीद हुई थी। तो कत्यूरी सैनिक के द्वारा रामू रजवार जो है कत्यूरी सैनिक, इनके द्वारा तीलू रौतेली की हत्या की गई थी बेल्लू भीलण भौण के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, स्वामी रामतीर्थ ने भिलंगना में जल समाधि कब ली। देखिए, स्वामी रामतीर्थ जो हैं इन्होंने जल समाधि कहाँ पर ली? भिलंगना में ली। और किस वर्ष? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1906 ईस्वी में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। स्वामी रामतीर्थ ने वर्ष 1906 में गणेश प्रयाग में, कहाँ पर? गणेश प्रयाग में दीपावली के दिन, किस दिन भी पूछा जा सकता है, तो दीपावली के दिन जल समाधि ली।
इस झील का नाम स्वामी राम तीर्थ रखा गया। इस झील का नाम क्या रखा गया? स्वामी राम तीर्थ रखा गया, क्योंकि स्वामी राम तीर्थ ने यहाँ पर जल समाधि ली थी। देखिए, टिहरी को गणेश प्रयाग कहा जाता है। गणेश प्रयाग किसको कहा जाता है? टिहरी को, टिहरी झील को ही गणेश प्रयाग के नाम से जाना जाता है। गणेश प्रयाग, और स्वामी राम तीर्थ सागर भी इसी को ही कहा जाता है। और भिलंगना नदी की अगर हम बात करें तो भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से इसका उद्गम होता है? खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी का उद्गम होता है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? देखिए, भिलंगना नदी की सहायक नदियाँ हैं दूध गंगा, बाल गंगा, इसके अलावा धर्म गंगा। दूध गंगा, बाल गंगा और धर्म गंगा जो हैं, ये भिलंगना नदी की सहायक नदियां हैं। भिलंगना नदी गणेश प्रयाग में किस नदी से मिलती है? तो गणेश प्रयाग में संगम होता है भिलंगना नदी और भागीरथी नदी का। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय यात्री विलियम फिच किस राजा के शासनकाल में श्रीनगर गढ़वाल आया था? तो देखिए, यूरोपीय यात्री था विलियम फिच, जो कि राजा मानशाह के शासनकाल में कहां पर आया था? श्रीनगर गढ़वाल आया था। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मानशाह की बात करें तो मानशाह जो है ये किसका पुत्र था? बलभद्र शाह का पुत्र था मानशाह। और मानशाह के काल में चंद शासक लक्ष्मी चंद ने 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया। वह हार का मुंह उसको देखना पड़ा। और मानशाह के समय गढ़वाल भरत कवि थे। गढ़वाल के जो कवि थे वो कौन थे? भरत कवि थे। किसके समय? मानशाह के समय। जिन्होंने किसकी रचना की थी? किस काव्य की? मानोदय काव्य की रचना की थी कवि भरत ने। तो मानशाह के समय की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके समय गढ़वाल के कवि कौन थे? कवि भरत थे, जिन्होंने मानोदय काव्य की रचना की। और मानोदय काव्य की रचना किस भाषा में की गई थी? संस्कृत भाषा में। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं क्वेश्चन के रिलेटेड वो आपको यहाँ पे बताए जाते हैं, उनको नोट डाउन जरूर कर लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं आपके आगामी एग्जाम के लिए। और देखिए, कवि भरत को जहांगीर द्वारा किसकी उपाधि दी गई थी? जहांगीर के द्वारा इन्हें ज्योति कराई की उपाधि दी गई थी। और मानशाह के समय 4 अभिलेख प्राप्त हुए थे। मानशाह ने श्रीनगर के अंतर्गत किसने क्या किया था? मानपुर नामक नगर बसाया था। और दावा प्रांत का राजा मानशाह को दावा प्रांत के राजा ने मानशाह को 1.25 सोना और 4 सींग वाला मेंढा कर के रूप में देता था। और देखिए, मानशाह जो है ये अकबर व जहांगीर का समकालीन था। ध्यान दीजिएगा, अकबर जो था, इसके अलावा जहांगीर, अकबर और जहांगीर के समकालीन था कौन? मानशाह। और राजा लक्ष्मी चंद के भी समकालीन था मानशाह। ये चीजें ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, लोक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया था? देखिए, लोक कथाओं की बात करें तो माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया था? चौफला नृत्य। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, चौफला नृत्य की बात करें तो यह गढ़वाल में किए जाने वाला श्रृंगार प्रधान गीत है। ध्यान दीजिएगा, श्रृंगार प्रधान भाव का ये नृत्य है। और चौफला नृत्य में पुरुष नर्तकों को क्या कहा जाता है? चौफला कहा जाता है। चौफला नृत्य में पुरुष नर्तकों को चौफला व स्त्री नर्तकों को चौफलो कहा जाता है। चौफला और चौफलो कहा जाता है इन्हें। और चौफला असम के बिहू व गुजरात के गरबा नृत्य के समान है। और मणिपुर का जो रौस नृत्य है वो भी इसी शैली का है। और मान्यता है कि देवी पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य? चौफला नृत्य किया था। अगला क्वेश्चन है,
हापला तथा चेनाब घाटियां किस जिले में स्थित है? देखिए हापला तथा चेनाब जो घाटियां हैं ये स्थित है आपके कहाँ पर? चमोली जनपद में। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चेनाब घाटी चमोली में दूसरी फूलों की घाटी है। ध्यान दीजिएगा, एक तो आपकी फूलों की घाटी है, लेकिन इसके अलावा एक फूलों की घाटी और है, तो दूसरी फूलों की घाटी है हापला और चेनाब घाटियाँ आपकी चेनाब घाटी चमोली जनपद में। और इसके आसपास नंदू ताल व स्वानु ताल हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका जो चेनाब घाटी है इसके आसपास कौन कौन से ताल हैं? एक तो है आपका नंदू ताल, दूसरा है स्वानु ताल। तो ये दो ताल चेनाब घाटी के आसपास पाए जाते हैं। तो हापला तथा चेनाब घाटियां ये हैं स्थित है आपके चमोली जनपद में। अगला क्वेश्चन है आपका, अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? देखिए अलगोजा जो है ये आपका कौन सा वाद्य यंत्र? सुशिर वाद्य यंत्र है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अलगोजा बांसुरी वाद्य यंत्र या बांस व रिंगाल से बनी होती है। अलगोजा जो है ये बांसुरी होती है, बांसुरी भी इसको कहा जाता है, और ये बांस व रिंगाल से बनी होती है, जिसे स्वतंत्र और सहवाद्य दोनों रूपों में बजाया जाता है। और इसे जोया मुरली भी कहते हैं, इसको जोया मुरली भी कहा जाता है। किसको? अलगोजा वाद्य यंत्र को। इसके देखिए इसके स्वरों के साथ नृत्य भी किया जाता है। आपका अलगोजा जो वाद्य यंत्र है इसके स्वरों के साथ नृत्य भी होता है। कौन कौन से नृत्य होते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा खुदेड़ अथवा सुमेला गीतों के साथ कौन सी अलगोजा या बांसुरी बजाई जाती है? कौन कौन से गीतों के साथ? खुदेड़ गीत जो होते हैं, आपके नाम सुना होगा आपके खुदेड़ गीत, तो खुदेड़ गीत। इसके अलावा आपके सुमेला गीत, खुदेड़ को ही सुमेला गीत कहा जाता है, तो खुदेड़ या सुमेला गीतों के साथ बजाई जाती है बांसुरी या फिर अलगोजा। अगला क्वेश्चन है आपका, तल्ला महल का निर्माण किसने करवाया था? देखिए तल्ला महल जो है इसका निर्माण किसने कराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्योग चंद ने। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तल्ला महल का निर्माण कराया था उद्योग चंद ने। देखिए उद्योग चंद एक तपस्वी शासक था, ये एक तपस्वी शासक था, और इसका शासनकाल की बात करें तो 1678 से लेकर 1698 तक 1678 से लेकर 1698 तक इसका शासनकाल रहा उद्योग चंद का। और इसके समय गढ़वाल का शासक कौन था? फतेह शाह शासक था इसके समय गढ़वाल का। और इसके राजवैद्य की बात करें तो इसका राजवैद्य कौन था? राजवैद्य था इसका वरमदेव। देखिए उद्योग चंद को धाई माता की बीमारी थी, और इसका राजवैद्य पूछ लिया जाए तो वरमदेव इसका राजवैद्य था। और उद्योग चंद का सेनापति जो था वो कौन था? इसका सेनापति था हीरू देवबा इसका सेनापति था। देखिए उद्योग चंद ने 1678 ईस्वी में बधान का किला जीता था, और इसके अलावा भारती चंद के बाद दूसरा चंद राजा उद्योग चंद था जिसने डोटी पर आक्रमण किया। और उद्योग चंद ने वर्ष 1683 ईस्वी में नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर अधिकार किया था। और उद्योग चंद ने वर्ष 1688 ईस्वी की अगर हम बात करें तो 1688 ईस्वी में खैरागढ़ के किले पर उद्योग चंद ने अधिकार कर लिया। तो कहाँ पर कब अधिकार किया ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला देखिए, किस चंद शासक का छायाचित्र न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन म्यूजियम में रखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सा चंद शासक है? ये चंद शासक है बाज बहादुर चंद, जिसका छायाचित्र न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन म्यूजियम में रखा गया है। देखिए आपका बाज बहादुर चंद जो है ये 50वां
चंद शासक था, 50वां चंद शासक था बाज बहादुर चंद, और राजा त्रिमल चंद का ये उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी? राजा त्रिमल चंद का ये उत्तराधिकारी था। और इसके कार्यकाल की अगर बात की जाए तो 1638 से लेकर 1677 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। देखिए बाज बहादुर चंद जो है ये चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र नरेश था। पूछा जा सकता है कि बताइए चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद नरेश कौन था? तो ये कौन सा था? बाज बहादुर चंद था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बाज बहादुर चंद मूल्यवान वस्तु लेकर मुगल बादशाह के दरबार में पहुंचा। मूल्यवान वस्तुओं को लेकर कहाँ पहुंचा? ये मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में पहुंचा। और इसे बहादुर या जमींदार की उपाधि भी किसने दी थी? शाहजहां ने इसको जमींदार या बहादुर की उपाधि दी थी। और बाज बहादुर चंद ने तराई क्षेत्र में बाजपुर नगर बसाया था। तो बाजपुर की स्थापना भी बाज बहादुर चंद के द्वारा ही की गई थी। बाज बहादुर चंद ने तिब्बती अभियान के तहत हुणियों का दमन भी किया था, जिससे मानसरोवर यात्रा व भोटिया व्यापार को बाधाओं से मुक्ति मिली। तो भोटिया व्यापार और मानसरोवर यात्रा को इसने बाधाओं से मुक्त भी किया था। और इसने कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रियों के लिए, जो कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्री होते थे, तो उनके लिए 1673 ईस्वी में गूढ़ भूमि जो है ये दान में दी थी। बाज बहादुर चंद ने भोटियों व हुणियों से एक कर भी लिया था। कौन सा कर था ये था आपका सिरती नामक कर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाज बहादुर चंद ने भोटियों व हुणियों से कौन सा कर लिया था? सिरती नामक कर लिया था। इसके अलावा पिथौरागढ़ के थल में एक हथिया देवाल भी इसी ने बनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं गाइस, इनको नोट डाउन जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो एक एक पॉइंट आपको बताए जाते हैं, इनको ज़रूर ध्यान में रखिए। तो पिथौरागढ़ के जो थल में एक हथिया देवाल है वो किसने बनाया था? बाज बहादुर चंद ने ही बनाया था। और एक हथिया देवाल कहाँ पर स्थित है ये भी पूछा जा सकता है। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन में होगा तो आप पिथौरागढ़ करेक्ट करेंगे, अगर थल आपके ऑप्शन में होगा तो आप थल करके आएंगे करेक्ट। अगला देखिएगा, हर्षदेव जोशी की मृत्यु कब हुई थी? देखिए हर्षदेव जोशी जो हैं इनकी मृत्यु हुई थी किस वर्ष? वर्ष 1815 ईस्वी में। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हर्षदेव जोशी को हरक देव भी कहा जाता है। और इनके अगर हम मृत्यु की बात करें तो कब हुई थी? 26 जुलाई 1815 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्हें कुमाऊं राजनीति का अलवारिक भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुमाऊं राजनीति का अलवारिक किसे कहा जाता है? हर्षदेव जोशी को। हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का किंग मेकर भी कहा जाता है। इन्होंने लगभग 8 नरेशों को गद्दी पर बैठाया था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? कुमाऊं का किंग मेकर भी कहा जाता है। अगला देखिएगा, पहली बार शौका जनजाति के बारे में किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए पहली बार शौका जनजाति के बारे में लिखा गया है किसके द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित नैन सिंह के द्वारा। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको अगर इसकी पुरानी वीडियोस पे देखनी है, आपका ये 65 पार्ट है। इससे पहले आपको 64 पार्ट स्टडी विद एम द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं। जिन लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी है उत्तराखंड टॉप 20 MCQ के नाम से, तो आप सभी लोग विजिट करके देख सकते हैं इन सीरीज़ को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए और काफ़ी हेल्पफुल हैं
और जो लोग फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, अगले महीने जुलाई में फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए स्पेशल सीरीज़ हमारे स्टडी विद एम पर प्रोवाइड आपको कराई जा रही है। तो उन सीरीज़ को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। डेली बेसिस पे आपको क्लासेस स्टडी विद एम प्रोवाइड करा रहा है। साथ ही साथ सुबह 10 बजे भी आपको क्विज कराई जाती है टेलीग्राम ग्रुप पर। साथ ही साथ क्लास भी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है सुबह 10 बजे। तो आप 10 बजे वाली क्लास भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने स्टडी विद एम को काफ़ी प्यार दिया है। 30 के मेंबर हमारे ग्रुप में हो चुके हैं स्टडी विद एम चैनल पर। 30,100 से ज़्यादा ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं, सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो इतने लोग हमारी फैमिली से जुड़ चुके हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, पहली बार शौका जनजाति के बारे में लिखा था किसने? पंडित नैन सिंह रावत ने। और पंडित नैन सिंह रावत जो थे, ये राज्य के पहले सर्वेयर हैं। ध्यान दीजिएगा, राज्य के पहले सर्वेयर कौन थे? पंडित नैन सिंह रावत। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ? इनका जन्म हुआ मुंशियारी में वर्ष 1830 ईस्वी में। तो मुंशियारी से, पिथौरागढ़ जनपद से इनका संबंध है। और मुंशियारी से, पिथौरागढ़ जनपद के मुंशियारी से इनका संबंध रहा है पंडित नैन सिंह रावत का। और इन्हें मौलिक पंडित के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए, पंडित नैन सिंह रावत ने वर्ष 1866 ईस्वी में नेपाल सीमा से लहासा तक सर्वेक्षण किया। कब किया? वर्ष 1966 ईस्वी में इन्होंने नेपाल सीमा से लहासा तक सर्वेक्षण किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि दी। और वर्ष 2004 की अगर हम बात करें तो वर्ष 2004 में इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, बद्रीनाथ यात्रा का शुरुआती बिंदु माना जाता है। देखिए, बद्रीनाथ यात्रा का शुरुआती बिंदु जो है, ये किसको माना जाता है? कण्वाश्रम को माना जाता है। देखिए, कण्वाश्रम आपका दुष्यंत शकुंतला प्रेम प्रसंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। और ये किस जनपद के अंतर्गत आता है? और इसका वर्तमान में जो इसका प्राचीन में नाम क्या था, ये भी आपको बताना है। कण्वाश्रम का प्राचीन नाम तो कण्वाश्रम ही था, लेकिन वर्तमान में इसका क्या नाम है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए। आप सभी लोग सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ हर क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगला देखिए, देहरादून में करणपुर गांव किसने बसाया था? देखिए, देहरादून में करणपुर नामक जो गांव है, ये बसाया था किसने? रानी कर्णावती ने। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, रानी कर्णावती की बात करें तो रानी कर्णावती गढ़वाल शासक महीपति शाह की पत्नी थी। और प्रताप शाह की ये संरक्षिका थी। किसकी? प्रताप शाह की ये संरक्षिका थी। और मुगल शासक शाहजहां ने अपने सेनापति नवाजत खां को वर्ष 1636 ईस्वी में गढ़वाल पर आक्रमण करने भेजा। और रानी कर्णावती ने अपनी सूझबूझ से मुगल सैनिकों को पकड़कर उनके नाक कटवा दिए। इसलिए रानी कर्णावती को नाक कटनी रानी के नाम से भी जाना जाता है। नाक कटी रानी या नाक कटनी रानी के नाम से ये जानी जाती हैं कर्णावती। और कर्णावती का सेनापति पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है ये। तो कौन था? माधो सिंह भंडारी, जिसने मलेथा की गूल का निर्माण भी कराया था। तो माधो सिंह भंडारी महारानी कर्णावती का सेनापति था। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, कण्वाश्रम के बारे में भी थोड़ा सा आप डिटेल समझ लीजिए। कण्वाश्रम जो था आपका, ये राजा दुष्यंत व शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण काफ़ी प्रसिद्ध था। और कण्वाश्रम में चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत का भी जन्म हुआ था। और ये किस नदी के तट पर स्थित है? मालिनी नदी के तट पर स्थित है आपका कण्वाश्रम। और यहाँ पर महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी की थी। और पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है आपका कण्वाश्रम।
और इसका वर्तमान में नाम क्या है, ये तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर एक मेले का आयोजन भी होता है, किस दिन, बसंत पंचमी के दिन, बसंत पंचमी के अवसर पर यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। अगला देखिएगा, काफू चौहान को विजिट किसके द्वारा किया गया था। देखिए काफू चौहान जो है इसको विजिट किया गया था किसके द्वारा, अजय पाल के द्वारा। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए अजय पाल की अगर हम बात करें तो अजय पाल गढ़वाल के परमार वंश का 37वां राजा था और अजय पाल चांदपुर गढ़ के गढ़पति आनंद पाल का पुत्र था। अजय पाल के कार्यकाल की बात की जाए तो 1490 से लेकर 1579 ईस्वी तक अजय पाल का कार्यकाल रहा। अजय पाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ 1512 ईस्वी में राजप्रसाद बनवाया और इसने 1517 ईस्वी में 1517 ईस्वी में राजधानी को श्रीनगर स्थानांतरित की। पहली राजधानी कहाँ थी इसकी, देवलगढ़ में थी और 1517 ईस्वी में इसने राजधानी को श्रीनगर स्थानांतरित किया। और देवलगढ़ में अजय पाल ने अपनी कुल देवी राजराजेश्वरी का मंदिर भी बनवाया था और देवलगढ़ में सत्यनाथ भैरव गुफा का जीर्णोद्धार भी अजय पाल के द्वारा ही कराया गया था। अगला देखिएगा, किस चंद शासक ने कुमाऊं में रेशम का व्यापार स्थापित किया था। तो देखिए कुमाऊं में रेशम का जो व्यापार है ये किसने स्थापित किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद शासक इंद्रचंद। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इंद्रचंद चौथा चंद शासक था और एटकिंसन के अनुसार इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया और इंद्रचंद ने चीन से व्यापारिक संबंध भी स्थापित किए। अगला क्वेश्चन है आपका, पलेठी के सूर्य मंदिर में स्थित लेख में किस राजा का नाम आता है। देखिए पलेठी का जो सूर्य मंदिर है ये आपका कहाँ पर स्थित है, हिंडोला खाल देव प्रयाग में ये स्थित है और यह 7वीं शताब्दी का, ध्यान दीजिएगा 7वीं शताब्दी का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है। और देखिए यह मंदिर लुलेरा गुलेरा घाटी में स्थित है। आपका पलेठी का सूर्य मंदिर किस घाटी में, लुलेरा गुलेरा घाटी में स्थित है। और पलेठी के सूर्य मंदिर के शिलापट में कल्याण वर्मन व आदि वर्मन का ब्राह्मी लिपि में लेख मिलता है और मंदिर का प्रवेश द्वार अंग्रेजी के टी आकार में बना हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, किसका नाम इसमें मिलता है, कल्याण वर्मन का। आपका ऑप्शन में कल्याण वर्मन है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कल्याण वर्मन। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, काली व गोरी नदियों का संगम कहाँ पर होता है। देखिए काली और गोरी नदियाँ जो हैं इनका संगम होता है कहाँ पर, जौलजीबी में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। काली और गोरी नदियों का संगम जौलजीबी में होता है और यहाँ पर जौलजीबी का मेला भी लगता है। जौलजीबी कहाँ पर, किस जनपद में, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और यहाँ पर प्रतिवर्ष जौलजीबी मेले का आयोजन किया जाता है। जौलजीबी मेले की शुरुआत की बात करें तो किसने इसकी शुरुआत की थी, गजेंद्र बहादुर ने जौलजीबी मेले की शुरुआत की थी और यह मांगशीर संक्रांति 14 नवंबर को लगता है और यह मेला किससे संबंधित है, भोटिया व्यापार से, भोटिया जनजाति के व्यापार से संबंधित है आपका जौलजीबी मेला। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लेना है आपको और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। देखिए गंगोत्री मंदिर जो है इसका निर्माण अमर सिंह थापा ने किया था। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गंगोत्री मंदिर आपका किस जनपद में स्थित है, उत्तर काशी जनपद में स्थित है और भागीरथी नदी के तट पर माँ गंगा का यह मंदिर है जिसे भागीरथी का मंदिर भी कहते हैं। और इस मंदिर में गंगा जो है लक्ष्मी पार्वती
इस मंदिर में गंगा, इसके अलावा लक्ष्मी, पार्वती व अन्नपूर्णा देवी की मूर्तियां हैं। और गंगोत्री मंदिर का निर्माण गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने किया था। अमर सिंह थापा जो थे ये किसके सेनापति थे? गोरखा के सेनापति थे, गोरखा सेनापति थे। तो अमर सिंह थापा ने 1807 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कराया था। और पुनरुद्धार की बात करें तो इस मंदिर का पुनरुद्धार किसने करवाया था? जयपुर के राजा माधो सिंह ने वर्ष 1935 ईस्वी में इस मंदिर का पुनरुद्धार किया था, जयपुर के राजा माधो सिंह ने। और इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी शिखर छत्र पैगोड़ा शैली में हुआ है। शैली जरूर ध्यान रखेंगे, कत्यूरी शिखर छत्र पैगोड़ा शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और गंगोत्री मंदिर के जो कपाट है ये किस दिन बंद होते हैं? दीपावली के दिन। दीपावली के दिन इस मंदिर के कपाट जो हैं वो बंद होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वारुणी यात्रा किस जिले में होती है? देखिए वारुणी यात्रा जो है ये आपके किस जिले में होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी जिले में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वारुणी यात्रा उत्तरकाशी जिले में प्रतिवर्ष चैत्र मास में भागीरथी व वरुणा के संगम से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? वरुणावत पर्वत के वरुणा पर्वत की ओर 15 किलोमीटर की ये यात्रा होती है। कहाँ से जाती है ये यात्रा, कहाँ से शुरू होती है? उत्तरकाशी जिले में यह यात्रा प्रतिवर्ष भागीरथी व वरुणा के संगम से शुरू होकर वरुणा पर्वत की ओर 15 किलोमीटर की ये यात्रा होती है। 15 किलोमीटर ये वरुणावत पर्वत की ओर जाने वाली यात्रा है। अगला देखिए, गिरीश तिवारी गिरदा का जन्म कब हुआ था? देखिए गिरीश तिवारी गिरदा जो है इनका जन्म हुआ वर्ष 1945 ईस्वी में। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गिरीश तिवारी गिरदा जो है ये कहाँ के रहने वाले थे? अल्मोड़ा के रहने वाले थे। और इनकी रचनाओं में प्रमुख नाटक नगाड़े खामोश हैं। इनके प्रमुख नाटक कौन से हैं? रचनाओं में प्रमुख जो नाटक है ये कौन सा है? नगाड़े खामोश है। और धनुष यज्ञ है। गिरदा ने लोक गायक झुसिया पर शोध किया था। ये ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके प्रमुख जो रचनाएं हैं इनमें नाटक कौन से हैं? प्रमुख नाटक नगाड़े खामोश है, इसके अलावा धनुष यज्ञ हैं। ये दो आप रचनाएं ध्यान रखिए। इसके अलावा गिरदा ने लोक गायक झुसिया पर शोध किया। लोक गायक झुसिया जो है इस पर शोध किया। और हमारी कविता के आखिर व शिखरों के स्वर गिरदा की अन्य रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके आयोग द्वारा पूछी जा सकती है। अगला देखिए, उत्तराखंड में भगवान राम का मंदिर किस स्थान पर है? देखिए भगवान राम का मंदिर जो है ये उत्तराखंड राज्य के देवप्रयाग में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देवप्रयाग में भगवान राम का रघुनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित किया गया है? द्रविड़ शैली में बना है। और रघुनाथ मंदिर के द्वार पर मथुरा बौराणी का एक लेख है जो कि पृथ्वीपति शाह के समय का था। तो ओके गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का ये सेशन आपको पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जिन लोगों ने आज की फॉरेस्ट गार्ड की सीरीज़ नहीं देखी है उस सीरीज़ को भी जरूर फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।